मेरा ख्याल है कमिंस ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। उसके बाद जो मिचेल स्टार्क ने आखिरी ओवर किया, हालांकि उनको 50 से ज़्यादा रन्स पड़ चुके थे 3 ओवर्स में, लेकिन फिर भी उन्होंने आखिरी ओवर बहुत अच्छा किया। मेरा ख्याल है आखिरी 3 ओवर्स जहाँ पे जब आउट हुए हैं इनके कप्तान, उसके बाद कैश इन नहीं हो सका। 170 कोई प्रेशर नहीं लेके आया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। देखें, पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी वो तगड़ी बॉलिंग थी, और शाहीन शाह अफरीदी आपको पता है डेडली नया बॉल कर रहे थे। तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब उन्होंने 177 का रन्स का टारगेट चेज़ किया है, तो इस पिच के ऊपर इनके लिए इनको कॉन्फिडेंस था कि आराम से कर लेंगे। और जिस तरह की बैटिंग वार्नर ने की और जिस तरह मिच मार्श ने उनका साथ दिया, देखिए उन्होंने किसी बैड बॉल को छोड़ा ही नहीं। हर जो इवन बैट बॉल तो छोड़, अच्छा बॉल नहीं छोड़ा, चौके पे चौका, और जो हिट मारी है उन्होंने वो गैप में गई। और एक टाइम पे मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड की टीम बेबस नज़र आ रही थी। आई थिंक पावर प्ले में ही ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों ने फेट ऑलमोस्ट सील कर दी थी। अच्छा, आप क्या समझते हैं सेमीफाइनल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया और फाइनल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, दोनों में कोई मुमासलत नज़र आती है आपको? देखिए, न्यूजीलैंड का मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनमें वो एबिलिटी नहीं है बैट्समैनों वाली, या इनके बॉलर्स में इतने वो वाले नाम नहीं है जो दहशत लेके आएंगे, लेकिन उन्होंने मेथड के साथ क्रिकेट खेली, बहुत ज़्यादा मेहनत की, फील्डिंग ने कॉम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से ये फाइनल में पहुँचे। लेकिन मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, जब न्यूजीलैंड सेमीफाइनल की तरफ बढ़ रहा था, कि ये टीम आपको वो वाला इंप्रेशन नहीं देती कि ये सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। एक्स फैक्टर नहीं था। सेमीफाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल में जो एक्स फैक्टर वाली टीम थी उसको सरप्राइज करके फाइनल में पहुंचे, लेकिन फाइनल में पहुंच के दे बिन फाउंड आउट कि जो इनकी लिमिटेशंस थी वो ऑस्ट्रेलिया ने टोटली जो है वो एक्सपोज किए। सही। आमिर भाई, स्टोइनिस और मैथ्यू वेड इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। आप मैथ्यू वेड, आज उन्हें मौका नहीं मिला, अगर वो होते तो फिर सूरत हाल आपको क्या नज़र आती? देखिए, एक ही चांस था इनकी बैटिंग आने का, वो था अगर सेंटर और सोडी जो है वो अच्छी बॉलिंग करते। एक्चुअली सोडी को टोटली डिस्ट्रॉय उसका कॉन्फिडेंस कर दिया वार्नर ने। वो छोटे कद के हैं और अच्छी शॉट पे उन्हें जो बाउंड्रीज लगी है ना, वो उससे मेरे ख्याल से बेसिकली वो जो बॉल कर रहे थे, छोटा कद था इनका, ये स्टडी करके आए हुए थे ऑस्ट्रेलिया ने। इसलिए मैं कह रहा था कि ये मेथोडिकल भी है और साथ में ये फ्लेयर भी है। ये बहुत स्लो बॉल फेंक रहे थे सोडी। इनको वो पूरा जज करके आए कि हमने करना क्या। ये छोटे कद के थे, अगर उनका बॉल जो दूसरे बैट्समैन के लिए अच्छी लेंथ के ऊपर था, वो इन्होंने बैकफुट पे जाके छक्के कराए या चौके मारे हैं। और जब सोडी ने गेंद आगे फेंकने की कोशिश की है, उसे फ्लैट बैट करके सीधे छक्के मारे। जैसे ही सेंटनर और सोडी के ख़िलाफ़ रन्स बने हैं, उनको मार पड़ी, आपने देखा होगा शोल्डर्स ड्रॉप होने शुरू हो गए। बेबसी जो थी वो नज़र आ रही थी, आपको चेहरों के एक्सप्रेशन से लग रहा था, इवन कप्तान के कि मैच गया। अब वो मेहनत कर रहे थे कि शायद कोई मिरेकल हो जाए, लेकिन नहीं। फाइनल में लास्ट ईयर आए, फिर T20 के फाइनल में आए थे, लेकिन जीत नहीं सके। सो मैं होप कर रहा था चले आज जो है, जो इतनी दफ़ा आए ये जीतेंगे तो आपको न्यूजीलैंड की क्रिकेट में और ज़्यादा बेहतरी आएगी। लेकिन अफसोस उनको होगा। लेकिन जिस तरह का कप्तान है केन विलियमसन और जिस तरह की इनकी जो मैनेजमेंट है, आई थिंक ये डेफिनेटली अब सोचेंगे कि हमें क्या करना, और ये और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे कि वो जो एक्स फैक्टर भी जो है अपनी टीम में लेके आ जाए। मेथड इज़ देयर, नो डाउट अबाउट इट। इनको चाहिए फ्लेयर वाले प्लेयर्स, इनको चाहिए प्लेयर्स जो हर सिचुएशन में आके डिक्टेट करें टर्म्स, और आके जो है वो फेयरलेस क्रिकेट खेलें। देखिए, ऑस्ट्रेलियंस आए 170 आए हैं, उन्होंने कहा कि पहले 6 ओवर्स में अगर हम लोगों ने डिक्टेट किया तो न्यूजीलैंड के जो शोल्डर ड्रॉप होंगे और ये इनके लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब 6 ओवरों में उन्होंने 50 रन कर दिए, एक उनका आउट हुआ। उसके बाद जो मिच मार्श ने भी बैटिंग की है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और उन्होंने मज़ेदारी की बात यह है कि जो उनके मेन बॉलर थे आफ्टर पावर प्ले में भी उन्होंने ही जो मोमेंटम दिया, जब एक ओवर में उन्होंने मिलने को मारा और मेरा ख्याल है एक और बॉलर था उनको मारा, तो वहाँ से मोमेंटम शुरू हुआ। और फिर जो स्पिनर्स थे
उनको जिस अच्छे तरीके से बैकफुट पे खेला उन्होंने। जांपा और मैक्सवेल गुफ्तगू कर रहे हैं थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट के अंदर। मैक्सवेल को एक तरफ रखें, जांपा को एक तरफ रखें, दोनों का आप स्टाइल कैसा देखते हैं और मैक्सवेल को इतने रन्स पड़ जाना उसकी वजह क्या समझते हैं? देखिए, एक तो चीज़ पता क्या है, ये सारा जो ऑस्ट्रेलिया की विक्ट्री है, हमें उससे कुछ सीखना है, सिर्फ क्रिकेटर्स को नहीं, जो पीसीबी है और उसके बाद जो हमारे जर्नलिस्ट भी हैं, उनको सीखना है कि वार्नर स्कोर नहीं कर रहा था, उसके ऊपर लिखा जा रहा था कि वाई इज़ ही इन द टीम। ठीक है, एक वैल्यू है एक प्लेयर की। बैट पैच आता है, जब बैट पैच आया हुआ प्लेयर का आपने सपोर्ट करना, उसको बार बार याद कराना है कि यार आप बहुत बेहतर प्लेयर हो, आप कम बैक करोगे, इस तरह करोगे, इस तरह करोगे। ये नहीं आपने कहना कि इसको ड्रॉप करो, उसको ले आओ, इसको ले आओ। उन्होंने स्टिक किया है अपने वार्नर के साथ, उन्होंने स्टिक किया है मैक्सवेल के साथ। आप देखिए, मैक्सवेल ने बैटिंग में कुछ नहीं किया, आज आके उन्होंने थोड़े बहुत रन्स किए हैं, लेकिन स्टेज सेट हो चुकी थी, आके उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन उन्होंने इसको ड्रॉप नहीं किया। ऐसा ही है। इसी पे कमेंट्स ले लेते हैं, इससे पहले कि सेरेमनी आया बराह रास्त जाएं। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं लेजेंडरी क्रिकेटर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, सरफराज नवाज साहब। सरफराज साहब, बहुत मशहूर हूँ आपका इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। सरफराज साहब, क्या समझते हैं आज जो रिवायती हरीफ मद्दे मुकाबल आए, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया, तो आज ऑस्ट्रेलिया की जीत को किस नज़र से देखते हैं? कैसी दलेरी से बैटिंग की गई है आज? ऑस्ट्रेलिया ने तो ज़बरदस्त बैटिंग की है, उनके ओपनिंग स्टैंड तो इतना नहीं चला, लेकिन उसके बाद मार्च ने और वार्नर ने ज़बरदस्त बैटिंग करके एक टारगेट आसान कर दिया। हालांकि शुरू में लग रहा था जब न्यूजीलैंड खेल रहा था, लो विकेट है, स्लो विकेट है और इसके ऊपर इतने शॉट खेलने इतने आसान नहीं होंगे, लेकिन साबित किया है कि अच्छा बैट्समैन अगर अच्छा प्ले करे तो वो किसी विकेट पे भी आसानी से स्कोर कर सकता है। तो पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को हराना कोई इतना आसान नहीं था। ऑस्ट्रेलिया ने जो वो अचीव किया है, उसके बाद उन्होंने ये साबित किया है कि न्यूजीलैंड की टीम जो पाकिस्तान से हारी थी, उसको उन्होंने बआसानी 8 विकेटों से हराया। जी आमिर भाई, इसमें एक बात ऐड करूंगा, आप देखिए ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान वाले मैच से बहुत कुछ सीखा है। अगर आप उनके बॉलर्स की बात करें, आपको स्लोअर वन, मेरा ख्याल है एक स्लोअर वन उन्होंने मारा, एक मारा उन्होंने स्लोअर वन, जिस पे शोएब मलिक बोल्ड हुए, या उन्होंने एक स्लोअर वन किया था शुरू में जहां पे रिजवान का कैच ड्रॉप हुआ, वो भूल गए थे स्लोअर वन। आज आप उनके जितने भी फास्ट बॉलर देखें, मां सिवाय नए बॉल के हेजलवुड ने ला के सीम मारी है, लेकिन साथ में वो क्रॉस सीम भी बॉल कर रहे थे और कटर मार रहे थे। आज उन्होंने स्लोअर वन बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो बैट्समैनों को कंट्रोल में रखने में कामयाब हुए। पिछले मैच में एक्सक्यूज़ मी, पाकिस्तान के खिलाफ वो टोटल गड़बड़ा गए थे, टोटल। जिस तरह आज आपको न्यूजीलैंड की बॉलिंग गड़बड़ाई हुई नज़र आई, वो पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर आखिरी ओवर्स में गड़बड़ा चुके थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रन्स उन्होंने लीक किए, लेकिन उनके बैट्समैनों ने जो है वो कॉम्पनसेट कर दिया। आज उन्होंने आके जितनी गलतियां उन्होंने की हुई थी, उनसे सीख के ऑस्ट्रेलिया ने आज जो उन्होंने क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी है, आई थिंक मार पड़ी उनको, एक दो बॉलर्स को ठीक ठाक मार पड़ी। न्यूजीलैंड के टैक्टिक्स की अगर बात करें, हमने जो बात की थी कि पाकिस्तान को ये ओवर कैश करने पड़ेंगे, उन्होंने जांपा और जो मैक्सवेल और मिच मार्श के ओवर्स थे उसको कैश किया। हमने 53 रन बनाए, इन्होंने 65 रन बनाए। सो इनकी स्ट्रैटेजी ठीक थी, लेकिन हमने कैपेसिटी की बात की थी कि 170 होगा, वो 172 वो मिस कर गए चांस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एंड में आके वही मैं समझता हूँ, अगर मैं मैन ऑफ द मैच एडजुडिकेटर होता इस मैच का, तो मैं कमिंस को मैन ऑफ द मैच देता। किसको? कमिंस को, सही, जो जिसने रन फास्ट बॉलर। जब न्यूजीलैंड की टीम ने डिक्टेट करना शुरू किया है, उनका ओवर जो है वो बहुत ही बड़ा साबित हुआ। उन्होंने आके बैट्समैन को हिलने ही नहीं दिया। देखिए ना, वो उन्होंने, ठीक है हेजलवुड ने 16 रन दिए, उन्होंने पावर प्ले में आके अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जो मोमेंटम तोड़ा वो कमिंस ने तोड़ा। और कमिंस की जो बॉलिंग थी, मेरा ख्याल है उसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम 190 नहीं कर सकी।
कमेंट से मुझे वो अपने प्रोड्यूसर जो हैं वो ये कहते हैं कि कुमन बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो याद आ गया उसने घुमाया आज, उसे हिलने नहीं दिया। नाज़रीन मजीद इस पे बात करेंगे, गुफ्तगू को यहीं से आएंगे, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। इस वक्त सरमनी शुरू होने वाली है, तो गुफ्तगू वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे गुफ्तगू को रोका गया था। आमिर भाई, अगर हम मैन ऑफ द सीरीज़ की बात करें, वो कौन सा खिलाड़ी आपको लगता है जिसने बेहतरीन पूरी सीरीज़ में परफॉर्म किया? देखिए, कंसिस्टेंसी अगर आप देखते हैं, या जिसने विकेटें हासिल की और बड़े क्रूशल मौके पे किए हैं, अगर आपने बॉलर कोई सिलेक्ट करना है तो आपने इस तरह करना है। लेकिन बॉलर ज़रा चूज़ करना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि ज़्यादातर मैचेस तो ड्यू के अंडर हुए हैं, तो बॉलर्स को एक्सेल करने का इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला। हालांकि अगर यहाँ पे आपने पिक करना होता इस टूर्नामेंट में किसी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो वो बॉलर की तरफ जाना चाहिए था, क्योंकि कंडीशंस जो थी वो बैटिंग की तरफ बहुत ज़्यादा टिल्ट कर रही थी। हाँ ठीक है, स्पिनर्स को पहली इनिंग्स में काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस मिले, लेकिन अगर आपने बैट्समैन को चूज़ करना तो मेरा ख्याल है बाबर आजम की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थी इस टूर्नामेंट में। उन्होंने क्रूशल मौके के बटलर का ऊपर हाईएस्ट स्कोर था, बाबर आजम का ज़्यादा स्कोर है वैसे, और विकेट्स अगर देखें तो वो हसारंगा की, तो उन्होंने रन्स भी किए हैं हसारंगा में, लेकिन चूंकि वो उनकी टीम नेक्स्ट राउंड में नहीं आई, सही, तो फिर वो थोड़ा सा हल्का सा ज्यादती लगती है कि एक प्लेयर को आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दे रहे हो और उसकी टीम जो है सेमीफाइनल तक नहीं पहुंची, तो वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो नहीं हो सकता। सो एटलीस्ट सेमीफाइनल तक आपने देखना है कि कौन सा प्लेयर बहुत अच्छा खेला है और जिसने बहुत टीम के लिए काम किया। और बाबर आजम ने ना सिर्फ रन्स किए हैं, प्लस उन्होंने कैप्टनसी भी अच्छी की है पाकिस्तान की। सो मेरा ख्याल है वो फ्रंट रनर होने चाहिए इस प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड के लिए। सही। सरफराज साहब, आप क्या समझते हैं कि जब आप जीत जाते हैं तो वो जो खामियां होती हैं उस पर ज़्यादा बहस नहीं होती? मिसाल के तौर पे अगर आज ऑस्ट्रेलिया हार जाती तो मैक्सवेल की बॉलिंग पे बहुत सी बात होनी थी, जिस तरह हसन अली पे उस तरह की तनकीद नहीं होती रही जितना हारने के बाद होती रही है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप देखें कि उन्हें आगे बढ़ना है तो तब्दीलियां कौन सी उन्हें ज़रूरत है इस वक्त? देखें, उनका सबसे बड़ी तो मैं ये कहूँगा कि मिडल ऑर्डर में बैटिंग नहीं है। अब मैक्सवेल को नंबर पहले 4 भेजा, उस वक्त मिचेल मार्श टीम में थे ही नहीं, उसके बाद मार्श को डाला गया और मैक्सवेल को नंबर 5। मैक्सवेल तो नंबर 7 का बैट्समैन है, ऑलराउंडर नुमा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम होती थी, वॉब ब्रदर होते थे, बॉर्डर होता था, तो मिडल ऑर्डर इतना मजबूत था कि आदमी सोचता था किस किस को आउट करना होगा। अब तो ये सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया स्कोर कैसे करेगा, तो लेकिन उनका मार्श इस दफ़ा अच्छा खेला है, तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती हैं वार्नर के ऊपर कि वार्नर स्कोर करेगा तो मैच जीतेंगे। इस तरह की ये चीज़ें चल रही हैं। तो आज आप देखें उनके मेन बॉलर को जिस तरह मुपटाई हुई है, बॉलर 60 रन 4 ओवरों में तकरीबन उसने दिए हैं साहब ने। तो अब ये देखें कि ऑफ डे ऑन डे और हमारा जो अफरीदी को इस तरह आखिरी ओवर में मैच पड़ा था, उसने भी ऐसे रन दिए थे। जी सही। आमिर भाई, इसी पे आप क्या राय रखते हैं? देखिए, जो मिचेल स्टार्क का प्रॉब्लम नज़र आ रहा है वो काफ़ी अरसे से एक ही तरह पिटाई उनकी हो रही है। जब वो आगे बॉल फेंकते हैं, अगर उनका रिवर्स नहीं हो रहा और उनको काफ़ी ज़्यादा मार पड़ती है। अब मेरा ख्याल है एक तो उनको स्लोअर वन जो है वो अपना परफेक्ट करना है, एक उन्होंने डेवलप करना अपना बाउंसर, स्लोअर बाउंसर। और अगर आपका रिवर्स स्विंग नहीं हो रहा तो आपको विकेट टू विकेट बॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी डॉक्टर ने नहीं कहा हुआ कि आपने यहीं पे गेंद करनी, जहाँ पे आपको मार पड़े जा रही है आप वहीं पे गेंद किए जा रहे हैं। तो आई थिंक मिचेल स्टार्क को थोड़ा सा अब अपनी बॉलिंग स्टाइल में जो है वो जहाँ पे वो गेंद गिराते हैं वो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा, इनोवेशन लेके आनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आप ये देखें कि पिछले मैच में भी उनको बहुत ज़्यादा मार पड़ी,
जिस जिस मैच में इनको बॉलिंग करवाई गई है आखिरी ओवर्स में मारी पड़ी है, तो आई थिंक ये थोड़ा सा वीक लिंक है इनका, यहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मजीद इस पे बात करेंगे कि किस तरीके से ये ऑस्ट्रेलिया ने जीत की तरफ कदम बढ़ाया और न्यूजीलैंड ने कहाँ पे खामियां की, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। आज फिर ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। आमिर भाई साथ ही मौजूद हैं, गुफ्तगू फिर से वहीं आगे बढ़ाते हैं। आमिर भाई, दो चीज़ें, आज के मैच से कबल हमने 170 का टारगेट दिया कि कैपेसिटी और एबिलिटी न्यूजीलैंड की 170 है। लगता ये था कि 190 तक चली जाएगी, पाकिस्तान का भी लगता था कि वो 190 तक चली जाएगी, लेकिन महदूद रही। दूसरा, आपने ये कहा था, मैंने कप्तानों की बात की थी, आपने कहा था केन विलियमसन आज लेके चलेंगे टीम को, वो लेके चले। तो आज के मैच में मेथोडिकल टीम को मजीद बेहतरी के लिए कौन से मेथड पर अमल करने की ज़रूरत है? आई थिंक उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई थी जब एक टाइम पे वो 190 रन आराम से कर रहे थे। आई थिंक वहाँ पे जो क्रेडिट जाता है वंस अगेन कमिंस ने, जो आके ओवर किए, कंट्रोल दोबारा अपने कप्तान को दिया, और फिर जो आखिरी 2 ओवर्स पे नीशम से जो उम्मीदें लगाए बैठे थे सारे कि वो एक दफ़ा फिर एक बड़ा ओवर जो है न्यूजीलैंड की टीम को लेके देंगे और वो फिर 190 तक पहुंचेंगे, वो नहीं हो सका। और इस इतने बड़े मैच में बॉलर जो है एक आधी दफ़ा ही 23 के करीब रन खाता है। रोज़ रोज़ आप इस तरह के आके कैमियोज रिपीट नहीं कर सकते। बड़े लकी हों तो आप कंसिस्टेंटली कर जाते हैं, बट आज ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। अगर आप उनकी बॉलिंग आज देखें, ठीक है, एक उनके वीक लिंक थे स्टार्क, उनको सारे टूर्नामेंट में मार पड़ी है। उन्होंने जब जब गेंद आगे करने की कोशिश की है उनको मार पड़ी है। अगर उनका स्विंग नहीं होता बॉल तो उसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा मार पड़ती है। स्लोअर वन, स्लोअर बाउंसर और दूसरी चीज़ें वो भूल जाते हैं। उनके अलावा आप देखें सब बॉलर्स ने जो है पाकिस्तान वाले मैच से बहुत कुछ सीखा हुआ था, और स्टार्क का जो आखिरी ओवर था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। आई थिंक गलबन 3 रन्स बने, और इतने रन्स देने के बाद भी कैप्टन ने जो है उनके ऊपर एतमाद रखा। मेरा सवाल ये, कैप्टेंसी उस लेवल पे आप क्या देखते हैं कि जब एक खिलाड़ी को धड़ाधड़ मार पड़ रही हो और आपको ये हो कि मैं फिर से ओवर दूं और एक्सपेक्टेशन ये है कि 190 तक टारगेट जा सकता है, तो वहां पे किस जिगरे के साथ वो ओवर देने की कॉन्फिडेंस होगा ना बॉलर के ऊपर, ये कर लेगा, ये कर लेगा, ये आज हमें जो है वो करके दिखाएगा। इसको मार पड़ी भी है, क्रूशल मौके के ऊपर ये कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर देगा, और उसने करके दिया। स्टार्क ने आखिरी ओवर बहुत अच्छा किया, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड इतना बड़ा स्कोर नहीं कर सकी। लेकिन आज सारे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को देखें, पाकिस्तान वाले मैच से बहुत कुछ सीखा हुआ था उन्होंने। आज स्लोअर वन की है, स्लोअर बाउंसर की है, पेस चेंज की, कटर मारे, क्रॉस द सीम बॉल कर रहे थे। हेजलवुड को जितनी मार पड़ी थी पिछले मैच में, आज उन्होंने उतनी अच्छी बॉलिंग की। देखिए पिछले मैच में वो गेंद आगे करने की कोशिश कर रहे थे कि यार ये सीधी विकेट है, यहाँ पे गेंद आगे फेंकेंगे तो ठीक है, वरना मार पड़ेगी। उन्होंने अपनी जो स्ट्रेंथ थी उससे परे हटे, जिसकी वजह से मार पड़ी। आज के मैच में उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बॉल किया, जस्ट बैक ऑफ द लेंथ। थोड़ी सी उन्होंने लेंथ बढ़ाई, जो यूजुअली ऑस्ट्रेलिया में वो करते हैं बॉलिंग, जिस लेंथ के ऊपर थोड़ी सी लेंथ बढ़ाई, लेकिन उस लाइन और लेंथ को नहीं उन्होंने छोड़ा, जिसकी वजह से ना सिर्फ 3 विकेटें ली, सिर्फ 16 रन्स दिए उन्होंने। और आई थिंक दैट्स अ ड्रीम जॉब ही डिड फॉर हिज कैप्टन। और कमिंस ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, जाम्पा ही वॉज एक्सेप्शनल। सो जिसने और साथ में फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त की। आज आपने देखा कि कितने डायल्ड इन थे ऑस्ट्रेलियन सारे, और एक टाइम पे जब उनको 1-2 ओवर बढ़े गए और जहाँ पे नज़र आ रहा था कि 190 जो है वो आराम से हो जाएगा, आपने वो याद है विजुअल्स देखे होंगे, उनके कोच जस्टिन लैंगर जो है सारे इस तरह पकड़ के बैठे हुए थे। लेकिन उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त कम बैक किया ऑस्ट्रेलिया ने, और 170 इस पिच के ऊपर, मैंने पहले कहा था कि ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है वो 200 की है। सही, ठीक है, वो उनको कोई झिझक नहीं, अच्छी विकेट होगी तो वो कर लेंगे। हाँ, मुझे ये उम्मीद थी कि न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं वो कहीं ना कहीं इनको फंसाएंगे ज़रूर,
लेकिन वो नहीं हुआ। जब जैसी पावर प्ले में उन्होंने आके डोमिनेट किया, उसके बाद जिस तरह सोडी को ट्रीट किया है वार्नर ने, आई थिंक उसके बाद शोल्डर्स ही ड्रॉप हो गए। मैं इस पे आता हूँ, बॉलिंग पे मजीद भी आता हूँ। सरफराज भाई की तरफ बढ़ना है। सरफराज साहब, क्या समझते हैं कि आज का दिन ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना बड़ा दिन है? एक तो आप ट्रॉफी जीते, मैन ऑफ द मैच आपका प्लेयर, मैन ऑफ द टूर्नामेंट आपका प्लेयर, तो कितना आज बूस्टअप हुई है टीम, और जब अगला वर्ल्ड कप करीब तरीन है तो इनकी तैयारी कैसा दिखती है? और आई थिंक इनके घर पे हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। जी, ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं तो अमर सुहेल की जो बातें हैं अभी हुई हैं, डिस्कस हुआ है, टोटल एग्री करता हूँ। और उसके साथ मैं ये कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया की किस्मत भी आप देख लें कि जो पाकिस्तान के खिलाफ एक कैच छूटा हसन से, उसके बाद अफरीदी को 22 रन आखिरी ओवर में जो पड़े हैं, वो उनकी किस्मत चमकी थी वहीं पे, और जो ये फाइनल में पहुंचे हैं। वरना तो पाकिस्तान लग रहा था जब 5 आउट हुए थे कि इजीली पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा ऑस्ट्रेलिया को बीट करके। बहरहाल किस्मत का भी मामला होता है। और उसके बाद फिर जैसे उसको स्टॉक को आज मार पड़ी है, उसने भी जैसे अहमद सुहेल साहब ने कहा कि आगे गेंद रखा है और उसको अच्छी ट्रीट मिली है दूसरे बैट्समैनों से। और अफरीदी का भी यही मामला था, उसने भी आगे गेंद की है और उसको भी वहीं से 3 छक्के और जो 22 रन पड़े हैं। तो ये मैं कहूँगा कि बॉलरों को सीखना पड़ेगा और कैप्टन को भी देखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। मेरा ख्याल उस वक्त कोई मीटिंग होनी चाहिए थी 2-3 गेंद पहले कि ये अब गेंद कहाँ किया जाए, ओवर द विकेट किया जाए या राउंड द विकेट आया जाए। तो यहाँ कोई हमारे कैप्टन ने मीटिंग भी नहीं की और सीनियर प्लेयरों को आना चाहिए था आगे अफरीदी को बताने कि आप राउंड द विकेट आए और ऑफ स्टंप के बाद गेंद, क्योंकि 3 फुट का जो फासला वाइड बॉल का है, उसके अगर 2 फुट पे आप ऑफ स्टंप के बाद बॉलिंग करें तो 150 की स्पीड। लेकिन सरफराज साहब, कभी कभार ऐसा भी तो होता है ना, कोई मशवरा देने आए 3-4 लोग आ जाते हैं। बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है सरफराज भाई का। आज देखिए जो आखिरी ओवर था जो स्टार्क ने किया, उसने मेरा ख्याल है 1 बॉल विकेटों के अंदर किया, बाकी उसने बैट्समैनों से परे परे गेंद किए, इसीलिए सिर्फ 3 रन हुए, गलबन 3 रन हुए, ज़्यादा रन उस ओवर में नहीं हुए। सो वो जो बात कर रहे हैं कि कई जब बैट्समैन आपको तैयार है बड़ी हिट मारने के लिए, तो आपसे वो विकेटों के अंदर गेंद चाह रहे हैं। और ये जो हमारा जो एक बड़ा एक क्लीशेट चला हुआ है ना, विकेट टू विकेट, विकेट टू विकेट, विकेट टू विकेट, अब वो वाली क्रिकेट नहीं रही, क्रिकेट इवॉल्व हो गई है। उसके साथ आपने बॉलिंग को इवॉल्व करना है। जो देखिए अब बॉलर्स ज़्यादातर जो है वो आउट करने जाते हैं बैट्समैनों को, एंड में अभी भी आप देखते हैं कि बॉलर्स को मार पड़ती है। आप देखिए पूरे वर्ल्ड कप का पैटर्न, टीमों ने 14 ओवर में 100 किया और आखिरी 6 ओवरों में रन्स किए। और उसकी वजह क्या है? आप विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, आपको जो है वो बैट्समैन जो है उसके करीब गेंद आता है, बल्ले की स्विंग में आता, गायब हो जाता है। जब तक आप बैट्समैन को एंगल क्रिएट करके या उससे परे गेंद नहीं फेंकोगे तो वो बल्ला घुमाया जाएगा और आपको मार पड़ी जाएगी। बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है कि शाहीन शाह अफरीदी को वो जो 3 फुट की लाइन है उसके बाद गेंद करने की कोशिश करनी चाहिए थी। आमिर भाई, क्या समझते हैं जोश हेजलवुड की बॉलिंग, 3 आउट करना, 16 स्कोर देना? देखिए नया बॉल बहुत ज़बरदस्त किया। और मैंने आपको कहा था कि मेथड और फ्लेयर है ऑस्ट्रेलिया में, मेथड का भी मुकाबला होगा। और मैंने ये कहा था कि ये तैयारी करके आएंगे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स। और मैंने आपको ग्रिप के बारे में बताया था मिचेल के कि ये मिड ऑफ से लेके फाइन लेग तक इनकी जो बॉटम हैंड की ग्रिप है इनको अलाउ करती है, इधर इनको खेलने में मुश्किल है ऑफ साइड पे। आज उन्होंने वो ऑफ स्टंप के बार की लाइन उनके खिलाफ नहीं छोड़ी, उधर गेंद करते रहे। इन दी एंड उसकी उन्होंने एज मरवा के उसको आउट कर लिया। मैंने आपको एक मेयर एग्जांपल दी थी कि ये इतना डीप जाके ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो स्टडी करते हैं प्लेयर्स की, और जो इनका सपोर्ट स्टाफ है वो इसलिए वो इतना अच्छा है, जिनका बार बार जिक्र करते हैं, वो प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं इन्फॉर्मेशन दे के कि ये प्लेयर यहाँ पे वीक है, ये प्लेयर इसको यहाँ पे बॉल करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। देखिए आज केन विलियमसन ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, उन्होंने सरप्राइज़ किया। आज आके उन्होंने अपनी नेचुरल गेम खेली है, उन्होंने चौकों की तलाश की, रोटेट करने की कोशिश की, वो बहुत अच्छा खेल गए। उन्होंने आज ऑस्ट्रेलियंस को सरप्राइज़ किया बाय द वे। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस ने बताया है कि उनकी जो गेम प्रेपरेशन है
और जो उनकी एग्जीक्यूशन है बड़े मैच में वो अभी भी जो है वो बड़ी टीमों से बहुत बेहतर है। जब जब बड़ा मैच आता है आप देखें ऑस्ट्रेलियन जो है बिकम अ डिफरेंट टीम, बिकम, और वो इसीलिए है कि तैयारी बहुत अच्छी करते हैं। यानी आप पिछले 5 मैचों में केन विलियमसन को कैसा देखते हैं कि 5 मैचेस के अंदर 131 रन आप बनाए, टोटल अगर आप देखें तो 206 रन आपके हैं, मैं अगर गालिबन गलत नहीं हूँ 215 रन बनते हैं आपके टोटल, लेकिन 215 में से 131 आपने बनाए हैं 5 मैचेस के अंदर और बाकी आपने बनाए हैं सिर्फ 1 मैच के अंदर। 6 मैच सेमीफाइनल भी शामिल करें, सेमीफाइनल, ठीक है। सो बेसिकली देखिए बल्ले में उनके गेंद आ रहा था, जो सेमीफाइनल में भी आउट हुए वो चांस ले रहे थे, मेरा ख्याल है थोड़ा सा अंडर प्रेशर थे जिसकी वजह से उन्होंने वो शैकल्स तोड़ने की कोशिश की, उसमें वो एग्जीक्यूशन सही नहीं हुआ, आउट हो गया। लेकिन आज आके उन्होंने दिखाया है कि वाई ही इज़ सच अ रिलायबल बैट्समैन। इतने बड़े ओकेजन में आके जिस तरह उसने डोमिनेटिंगली वो डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को। अब देखिए जो उन्होंने छक्के मारे हैं उनके ठीक ठाक बॉलर्स को उन्होंने छक्के मारे, ये नहीं कि उनके एमी शमी शॉट्स थे, उन्होंने बॉलर्स को टारगेट किया हुआ था, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने अपने स्ट्रोक्स खेले और उन्होंने अपनी टीम को एक डिसेंट प्लेटफॉर्म दिया जिसके ऊपर बिल्ड नहीं कर सके। आई थिंक आज वो रू करेंगे फैक्ट इसका कि जो आखिरी 3 ओवर्स उनसे रन्स नहीं बने, ये बहुत सी टीमें करेंगी, ये करेंगे कि ये इतना बड़ा चांस था आखिरी 3 ओवर्स में, अगर हम लोग काश 30 रन्स कर गए होते तो शायद नतीजा डिफरेंट होता। सरफराज साहब आप क्या समझते हैं कहाँ पे बैटिंग में गलती हुई न्यूजीलैंड से कि वो एक बड़ा टोटल बनाने में नाकाम रही? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि गप्टिल जो उनका सबसे तेज खेलने वाला प्लेयर है वो शुरू से ही अंडर प्रेशर है। उसकी अगर एवरेज आप देखें तो 6 ओवर उसने अकेले ने खेले हैं 36 बॉल, तो उसमें उसने 28 रन किए हैं। नॉर्मली वो 6 ओवर अगर 36 बॉल खेले तो उसके 50 से ज़्यादा रन होते हैं, और उसी में प्रेशर में फिर दूसरी तरफ से उन्होंने जो उनके कैप्टन है विलियमसन उसने तेज खेलना शुरू किया और गप्टिल को ये समझा दिया कि यहाँ तेज खेला जा सकता है, लेकिन वो फंसा हुआ था क्योंकि गेंद अच्छी लाइन और लेंथ पे हेदरवुड कर रहा था, और उसके बाद फिर जो पिच थी शुरू में थोड़ी स्लो थी, गेंद बल्ले पे जरा आहिस्ता आता था, तो वहाँ पे ये आप देखें शुरू में इनका जो ऑनस्लॉट होता है गप्टिल का वो नहीं हुआ, उसके बाद फिर 1-2 विकेटें गिरी हैं, तो फिर विलियमसन ने जो स्टैंडिंग इनिंग खेली है, बिल्ड किया है, और ये लग रहा था कि जो उसका वो आउट हुआ है विलियमसन ये 200 तक ले जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर जैसे आमिर साहब बता रहे हैं कि आखिरी 3 ओवर तकरीबन ज़ाया हुए हैं, वरना तो 200 रन होने चाहिए थी। ये इनका बैटिंग में जो फ़र्क नज़र आया जी, बैटिंग में फ़र्क आखिरी 3 ओवर्स में ही नजर आया, उसी पे सोच विचार की ज़रूरत है। नाज़रीन गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें एक शॉर्ट ब्रेक है, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद सरफराज साहब की जानिब बढ़ेंगे। सरफराज साहब जैसा कि आप मिचेल स्टार्क और शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे हैं, क्या समझते हैं अगर उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं आती तो पावर प्ले के अंदर उनसे ओवर्स 3 करवा के एक आधा ओवर मिडल में करवा के उनके ओवर्स ख़त्म कर लिए जाएं, क्योंकि हमने देखा ये है कि एंड वाले ओवर में इन दोनों को मार बहुत ज़्यादा पड़ती है। नहीं देखें स्टार्क तो बड़ा एक्सपीरियंस बॉलर है, उसको तो अलग बात है जो मार पड़ गई है, कई दफ़ा वो अच्छी बॉलिंग करके विकेटें भी लेता है, लेकिन ये आपने कहा है कि स्टार्क को इस टूर्नामेंट में शुरू में ठीक रहा, शुरू में भी मार पड़ी है, पहले भी 1 ओवर करवाता है, उसके बाद फिर चेंज हो जाता है, मिडल में भी आया है, आखिर में फिर 2 ओवर किए हैं। तो एनीवे पिछले मैच में भी उसको पाकिस्तान के खिलाफ 15-15 के 2 ओवर पड़े थे, तो ये तो देखना है कि अब उसको समझ तो इतनी होनी चाहिए, इतने सालों से खेल रहा है और हर किस्म की
पिच पे हर किस्म की अपने मैचेस में उसने हिस्सा लिया है, लेकिन अफरीदी इज ए यंग बॉय, उसने अभी इस तरह के मैचेस में ज़्यादातर बॉलिंग नहीं की टुवर्ड्स द एंड। जब ऑन स्लॉट हो जाए तो बैट्समैन मार रहा हो तो उसको ये समझाना थोड़ा सीनियर प्लेयरों का काम है कि उसके पास चले जाएं, कैप्टन भी चला जाए और उसको बुला के डिस्कस करें कि अब आपका क्या एंगल होना चाहिए, बैट्समैन कहाँ खेल रहा है, बैट्समैन की टेंडेंसी क्या है, क्योंकि बॉलर गर्मी में तो बॉल करता रहता है और उसने सारे बॉल विद इन स्टंप्स किए हैं ताकि मैं आउट कर लूँ, लेकिन वहीं से वो टॉप एज या जो भी हिटें लगती रही हैं, तो ये मामला सबके सामने है। तो आरिफ, मैं सरफराज साहब आपकी जानिब वापस आता हूँ। कल आरिफ अली खान अब्बासी साहब हमारे साथ थे, उनसे एक हमने नुक्ते पे बातचीत की थी। तो अब अगला वर्ल्ड कप भी सर पे है, तो हमें बेहतरी क्या करने की ज़रूरत है, इस पे आपका स्टांस मैं लूँगा। लेकिन ये जो सवाल मैंने आपसे किया, इसी पर राय आमिर भाई की भी जान लूँ। आमिर भाई, जो मेरा सवाल था, जो राय सरफराज साहब ने दी है, आप क्या समझते हैं कि हमें एक दूसरे की गुफ्तगू करनी चाहिए, यानी मिचेल स्टार्क की और शाहीन शाह अफरीदी की, या दोनों को अलग रखना चाहिए? देखिए, बिल्कुल करनी चाहिए, दोनों का एक ही तरह का प्रॉब्लम है। और जिस तरह सरफराज भाई ने बात की है कि इनको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। जब आपके हालात मुश्किल होते हैं प्लेयर के, अगर उसको राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, तो उसके इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। लेकिन ये भी ऑप्शन अच्छा है, आपने देखा शाहीन शाह अफरीदी को 3 ओवर कराए इंडिया के ख़िलाफ़, तो इंडिया की टीम काफ़ी ज़्यादा जो है दहल गई थी। उसी से तो हवा बना शाहीन शाह अफरीदी। सो एट टाइम्स इट्स अ गुड ऑप्शन कि बॉलर को आखिरी ओवर्स में नहीं गेंद उससे हो रहे, तो उसको शुरू में ख़त्म करा के उसका पहले कॉन्फिडेंस ऊपर लेके जाया जाए। सही। कॉन्फिडेंस जब उसका ऊपर चला जाएगा, उसको विकेटें मिलेंगी, वो अच्छी बॉल करेगा, उसके बाद दोबारा से आप उसको जो है आखिरी ओवर्स के लिए रख लें जब वो तैयार हो। तो वो उन्होंने सही कहा कि अगर सही गाइडेंस मिले तो प्लेयर की इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। सही। सरफराज साहब, कल हमने गुफ्तगू की थी पाकिस्तान के क्रिकेट ढांचे के ऊपर, क्लब क्रिकेट की तबाही के ऊपर और आइंदा की हिकमत अमली के ऊपर। क्या समझते हैं कि एक ऐसे वक्त में कि जब अभी वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है और अगले वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू हो चुकी है, कुछ बातें ये चल रही हैं कि फरवरी में है, कुछ अक्टूबर नवंबर की बातें चल रही हैं कि 2022 में होगा। अब एक तरफ हमें नाकामी हुई, हमारे सीनियर्स प्लेयर्स भी हमारे साथ हैं, अब अगले बांग्लादेश के टूर्स में भी वो साथ में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पीछे ऑप्शन कोई नहीं है। तो क्या अगले वर्ल्ड कप के अंदर भी आप इन्हीं सीनियर प्लेयर को देख रहे हैं? देखें, सबसे पहले वो अपना जो प्रोफेसर है उसने खुद ही विड्रॉ कर दिया है, अल्लाह बोर्ड ने उसको नहीं कहा कि टीम से बाहर हो। तो उसके बाद फिर जो शुएब है उसको भी विड्रॉ करना चाहिए था कि जूनियर यंग प्लेयरों को चांस मिले। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि जो ये टीम वहाँ गई है, इनमें कुछ चेंजेस करनी चाहिए थी। अब आप देखें, एक मैं मिसाल देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो बांग्लादेश आई थी, उन्होंने तमाम यंगस्टर नए प्लेयर भेजे थे और वो 4-1 से वहाँ हारे भी थे। उसके बाद उन्होंने परफेक्ट किया है कि उनमें से कौन से खिलाड़ी सेलेक्ट करें। तो पाकिस्तान को भी ये चाहिए था, फ्यूचर के लिए देखते, जैसे दानी है, इस तरह और बॉलर हैं, जूनियर है, तो इनको आप आगे लेके जाते। बाकी 1-2 प्लेयरों को बेशक हसन को रेस्ट दे देते, कोई ज़रूरी नहीं कि हसन सारे मैच खेले। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो उसके बाद फिर मैं दूसरी अहमद साहब से एक इजाज़त लेके बात करनी चाहता हूँ, यासर आपसे भी, कि पाकिस्तान में जो गवर्निंग बोर्ड बना हुआ है, ये चमचागिरी ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि ये गवर्निंग बोर्ड वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैसा खर्च कर रहा है, आते हैं टूरों पे, जाते हैं होटलों पे या जहाँ भी रहते हैं, इनका काम है क्या? इनमें से ना तो कोई क्रिकेट क्लब चलाता है, ना ही कोई किसी रीजन का इंचार्ज है। अभी 7 रीजन जो बने हैं, उनके 3 साल से इलेक्शन ही नहीं हुए और उन्होंने क्लबों को चलाना है। आमिर भाई, गुफ्तगू चल रही थी, उससे तो मुझे वही मंजर आ रहा था, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैंने कहा मौजूद तब्दील करें, जो अच्छा खेल रहे हैं उन्हें तो दिखाने चाहिए। मैं एक जो चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था, काफ़ी मेरे दोस्तों ने जो मेरे क्रिकेट कोलीग्स भी हैं, वो एक चीज़ बार बार उसकी निशानदेही कर रहे थे कि हमें लगता है
कि हसन अली जो फुली फिट नहीं है, तो सरफराज भाई ने तो उनको बड़े क्लोजली देखा है इस टूर्नामेंट में। आप समझते हैं सरफराज भाई कि वो फुली फिट था हसन अली इस टूर्नामेंट में? अगर फिट नहीं है लेकिन वो लग रहा था कि उस तरह उसकी स्पीड नहीं निकल रही, उसकी फिनिश भी जो देखने में आई है उस तरह की नहीं थी जो पहले मैचेस में होती है। तो उस अगर आउट ऑफ फॉर्म है, ऑफ कलर हुआ है, तो उसको कुछ रेस्ट दे देना चाहिए। जरूरी नहीं कि उसको आप बांग्लादेश भेजें। और भी आपके पास बेशुमार बॉलर हैं इस वक्त, फास्ट बॉलर जो हैं, उनमें से आप नए बॉलरों को भी लेके जाएं। जैसे मैंने मिसाल दी है, लेकिन सरफराज साहब वो तो बांग्लादेश भेज दिया गया। नहीं, यही तो मैं कहूँगा कि गलतियां करती हैं ना, उसके बाद फिर ये सोचते हैं कि क्या किया जाए। तो इनको शुरू में चाहिए था कि वहाँ नई टीम कोई भेजते, कोई नौजवानों को। आप देखें बांग्लादेश की टीम बॉटम पे है ये वर्ल्ड कप में, तो उसके मुकाबले में आप क्या भेज दें? तो इस तरह का मैं कहूँगा कि कोई फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए। जी आमिर भाई, अगर आप ये देखें कि वर्ल्ड कप आपका अगला भी नज़दीक तरीन है, तो उसकी तैयारी तो अभी आपसे करनी है ना, यानी जो आपकी सीरीज़ है आप उस सीरीज़ को वैसे तरतीब दें जिस तरीके से आपने वर्ल्ड कप में उतरना है। तो क्या आपको ये लग रहा है कि इस तरीके से जिस तरह जाया जा रहा है और जो टीम प्लान है वो हमारा ठीक जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो आपने कंडीशंस क्रिएट करनी है। जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया में पिचेस हैं उसके करीब करीब आपको अपनी पिचेस बनानी है, स्पेशली जब आप PSL खेल रहे होंगे या आप अपना कोई जो मेजर नेशनल टूर्नामेंट T20 खेल रहे होंगे, इवन आपकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट या आप 50 ओवर्स टूर्नामेंट खेलेंगे, उसमें आपने पिचेस जो है उनको इम्प्रूव करना है, उनमें बाउंस लेना। अगर आपसे वो नहीं होता तो आप कोशिश ये करें कि आप रिप्रेजेंटेटिव मैचेस नहीं, सीमेंट की पिच जो है उसको थोड़ा सा ज़मीन जो लेवल है उससे नीचे बना के अब वो उसको 3/4 उसकी लेंथ हो, पूरी सीमेंट के ऊपर तो स्पाइक्स बॉलर नहीं पहन सकता, तो आप सीमेंट की विकेट बना के ऊंचाई से थोड़ा सा बॉल फेंकवाएंगे तो बाउंस होगा ये। सही। और आपके लिए वो तैयारी बड़ी कारआमद साबित होगी जब आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, क्योंकि आपको फिर पता चल जाएगा कि आपके हाथ कहाँ पे एडजस्ट होंगे, आपकी जो कोनियाँ हैं वो कितनी बेंड होंगी टू बी एबल टू डील विद द बाउंस। आप अभी से वो प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे, तब जाके ऑस्ट्रेलिया में आप लोग जो है कम्पीट कर सकेंगे। अगर आपने यही गिटों पे बाउंस आने वाली पिचेस बनाई या आंखें बंद करो और बल्ले के ऊपर गेंद आ रहा है और बाउंस उस पर ना हुआ, तो फिर आपको मुश्किलात वहाँ पे होंगी। फिर आपको दुआ करनी पड़ेगी कि हमारे राउंड में नामीबिया और वो जिम्बाब्वे या इस तरह की टीमें आएँ। सो वी हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। राउंड अच्छा गुजार लिया टीमें हल्की लेके, एक ही भारी मैच बड़ा और उसमें ही फेल हो गए। नहीं, इंडिया के ख़िलाफ़ आप बहुत अच्छा खेले, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान की टीम ने क्रिकेट अच्छी खेली है, इसमें कोई बात नहीं, इसमें आई थिंक कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी टीम की लिमिटेशन है, जिस तरह हमने न्यूजीलैंड की लिमिटेशंस को हाईलाइट किया, हमारी टीम में लिमिटेशंस हैं, हमें उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमने यहाँ पे बैठ के उनको हाईलाइट किया। अब क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि उनके अंदाजे के मुताबिक कहाँ पे लिमिटेशंस हैं, हमने उनको इम्प्रूव करके अब ये जो टीमें जीती हैं, या इंग्लैंड की टीम है या ऑस्ट्रेलिया की टीम है, आगे इंडिया भी टीम जो है अपनी तगड़ी करके भेजेगा, तो हमने देखना है कि हमने क्या तैयारी करनी और हमारी टीम में क्या रिसोर्सेज होंगे। आमिर भाई, जब किस्मत की देवी मेहरबान हो तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। आप ये देखिए कि कैचेस छूटे, हमने पहले भी बात की थी और आपने ग्रेस मार्क दिए थे न्यूजीलैंड को कि न्यूजीलैंड की फील्डिंग ज़्यादा मजबूत है, तो फिर ये जब आप गलती करके ओवरकम करते हैं, ये कितना मुश्किल होता है ड्यूरिंग मैच? देखिए ये नर्व्स को कंट्रोल करने वाली बात है, लेकिन जब आप खमियाजा भुगतने की बात करें, वो तो बेचारे स्टाक में मरे खमियाजा भुगता है और उनका ये अच्छा खासे ओवर कर रहे थे टिल देन। इस कैच के बाद जो अगला ओवर किया उसमें बहुत ज़्यादा रन्स पड़े, उस ओवर में छक्के लगे। सो वो आज ज़रूर पूछेंगे हेजलवुड से कि भाई ये जो मुझे 60 रन हुए ना तेरी वजह से हुए। एक आखिरी सवाल, वन लाइनर जवाब चाहिए। सरफराज भाई, क्या समझते हैं अगला वर्ल्ड कप किसका शानदार कमबैक देख रहे हैं आप? देखें, वर्ल्ड कप तो अभी काफी, वो कहते हैं राउंड द कॉर्नर, इतनी बात भी नहीं है। उससे पहले ODI होनी है, T20 होनी है, पाकिस्तान इंग्लैंड की टीम आ रही है, इस तरह की ये और टीमें आएंगी, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। तो अभी तो मैं कहूँगा कि
वो कहते हैं दिल्ली दूर रसवाई कोई बात है। तो आप अपनी प्रेपरेशन करें, चल। जैसे अमर साहब ने कहा, पिछे अच्छी बनाएं, बाउंसी पिछे बनाएं, जितनी भी दिल्ली टीमें दूर आएंगी। अस्त है तो हम दिल्ली तक, रसाई तक बात करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपसे मजीद भी बात होती रहे। अब तक जो आप इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, अपना कीमती वक्त दिया, हम उसके लिए आपके बहुत मशकूर हैं। आप जीते रहें, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ को इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ब्रेक पे जान, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर गुफ्तगू को आमिर भाई से कंटिन्यू करेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदी। T20 वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुका है। हमारी जो ये ट्रांसमिशन थी उसका भी आज आखिरी दिन है। आमिर सुहेल साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। आमिर भाई, जाते जाते क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो एक आखिरी नुस्खा जो आप समझते हैं कि पूरी ट्रांसमिशन में हम नहीं दे सके, वो नुस्खा क्या होगा जिस पे जल्दी से फौरी अमल दरामद करना ज़रूरी है? सारा कुछ ऐसी तैसी है। लेकिन आप ये देखिए कि जो फाइनल 11 डिसाइड करके अवाम के बताने पे चेंज कर लेते हैं, उनको कुछ ना कुछ तो बताने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि रमीज़ हसन राजा को he has to put his act together, one, क्योंकि एक्स क्रिकेटर रहे हैं, उनको क्रिकेट की सियासत का पता है। उन्होंने सियासत नहीं करनी, उन्होंने एक्चुअली सियासत को ख़त्म करना है और उन्होंने जितनी भी स्टेक होल्डर हैं क्रिकेट के, उनको इकट्ठा करना है और एक जो कंसेंसस के साथ जो पॉलिसी बनेगी उसको इम्प्लीमेंट करके क्रिकेट को आगे लेके जाना है। और अगर वो नहीं करेंगे तो उनको एक चीज़ का ना इदराक होना चाहिए कि उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो इलीगल है। अब आगे करें बात। एक बड़ी बात कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं अब इसको आगे कैसे बढ़ाऊं। अब ना ही बढ़ाएं, टाइम आएगा इसका। नाज़रीन, हम आपके मशकूर हैं कि आपने जो दिलचस्पी अपनी इस प्रोग्राम से जोड़ी रखी, हमें गाहे बगाहे आपके सवालात आते रहे, हम प्रोग्राम में शामिल करते रहे। तो आज के आखिरी ट्रांसमिशन के प्रोग्राम में जो सवाल आए हैं उनकी जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमें आज क्या सवाल मौसूल हुए, क्या क्यूरियोसिटी है जो अभी भी आवाम के दिल में समोए हुए है और जिसमें बेहतरी लाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेहनत करनी है। तो आइए सवालात मुलाहिजा करते हैं। क्या मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक को अब नौजवान खिलाड़ियों को खेलने का मौका देना चाहिए? और अगले साल भी इन्हीं दिनों में T20 वर्ल्ड कप होगा, क्या उन्हें तब तक खेलना चाहिए? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है बांग्लादेश रवाना हो चुकी है। क्या प्लेइंग 11 में आप क्या समझते हैं कि तब्दीलियां होनी चाहिए? दोनों टीमें फाइनल में एक ही बड़े आज़म से पहुंची हैं, क्या एशियन क्रिकेट को दचका नहीं? पाकिस्तानी टीम का हार। आमिर भाई, खुशी इस बात की है कि हम ये सवाल पहले नहीं सुनते, हमें इस प्रोग्राम में बैठ के पता चलता है कि क्या सवाल आए हैं, हमारी टीम सुनती है। लेकिन खुशी इस बात की है कि जो बात हम डिस्कस कर चुके होते हैं, सवाल भी उसी की मुताबिकत से होता है। जैसे मैंने सवाल किया मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक का, बात यही आई कि अगला वर्ल्ड कप अगले साल है, तो क्या इनको आगे खेलना चाहिए? इनके मुतबादिल कोई नज़र आता है? देखिए, इनको अगर आपने बांग्लादेश भेजा है, इसका मतलब है कि यू आर प्री डिसाइडेड। मोहम्मद हफीज़ तो निकल चुके हैं ना? नहीं, वो वापस आ गए हैं। पहले उन्होंने विड्रॉ किया था, लेकिन आई थिंक वो दोबारा से जा रहे हैं बांग्लादेश। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ रिज़ाइन टू द फैक्ट कि इनसे बेहतर प्लेयर हमारे पास है कोई नहीं, इसीलिए आप इनके साथ परसिस्ट कर रहे हैं। और सिर्फ एक चीज़ गेज करने की ज़रूरत है कि जब वर्ल्ड कप या तो फेब में होगा या अक्टूबर नवंबर में अगर बात हो रही है, तो क्या ये प्लेयर्स जो हैं फिट रहेंगे? मैं समझता हूँ दोनों प्रोफेशनल हैं। अगर वो समझ रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, वो अपनी फॉर्म भी रखेंगे और अपनी फिटनेस भी रखेंगे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ रिज़ाइन टू द फैक्ट हमारे पास रिप्लेसमेंट इनकी कोई नहीं है। हम प्लेयर्स पे तो बात ही नहीं कर रहे, उनकी मेहनत अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हम शूज़ को फिट करने की बात कर रहे हैं कि वो किसके पाँव में फिट आएगा, वो हमें कोई नज़र नहीं आता। वो इसलिए रिज़ाइन टू द फैक्ट कि नहीं है तो इन्हीं के साथ परसिस्ट करो। सो ये भी लम्हा फ़िक्रिया है कि हम लोग इतने अरसे से अगर इन्हीं को लेके आना होता है, इसका मतलब है वो फेल टू प्रोड्यूस क्वालिटी क्रिकेटर जो इनको रिप्लेस कर रहे हैं। सो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है ये एक तरह की वेकअप कॉल भी है और उनको जो है इन चीज़ों के ऊपर सोचना है
कि ये जब जाएंगे तो उस वक्त तक इनकी जो रिप्लेसमेंट है वो रेडी होनी चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जोल्ट ना लगे एक बहुत बड़ा। वर्ल्ड कप के हवाले से सवाल आया कि वर्ल्ड कप एशिया के हाथ से निकल गया। क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में या आने वाली सीरीज़ में या आने वाले वर्ल्ड कप में कौन सी एशियन टीम है जो इन फॉर्म बहुत बेहतर होगी, कम बैक बहुत अच्छा करेगी? श्रीलंका की टीम मैं समझता हूँ कि अच्छी तैयारी कर सकती है। पाकिस्तान की टीम है, इंडिया भी जो है वो तैयारी करेगा। देखिए ये जो क्वेश्चन था ये बड़ा डीप क्वेश्चन था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि इन कंडीशंस में अगर 4 सेमीफाइनलिस्ट जो थे उसमें एक एशियन, वो एक एशियन कंट्री थी, और जो चैम्पियंस ट्रॉफी लास्ट हुई थी, मेजर टूर्नामेंट जो हुआ था, वहाँ पे 3 एशियन टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल तक गई। उसके बाद जो वर्ल्ड कप हुआ 2019 में, वहाँ पे गालिबन 2 टीमें एशियन इंडिया की टीम आई थी सेमीफाइनल में गालिबन, जी। पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सका था। सो हमें जो एशियन टीम्स हैं उनको सोचना है कि वो बेहतर इक्विप हो गए हैं। जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और इवन साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो वेल इक्विप हो गए, हम पीछे रह गए। अब एशियन टीम्स के लिए चैलेंज ये है कि वो जाएं ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ पे जो एक्सक्यूज़ मी जो ज़्यादा टीमें हैं वो एशियन आएंगी, तो तब पता लगेगा कि हाँ एशियन क्रिकेट के जो करता धरता हैं वो चैलेंज जो है एक्सेप्ट करते हैं, और चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद उसके लिए कुछ करते भी हैं, और अपनी टीम के रिसोर्सेज इतने बढ़ाते हैं कि वो जो जिन कंडीशंस में वो रोज़ नहीं खेलते वहाँ जाके अच्छा परफॉर्म करें। आज मैं आपके बिहाफ पे जो सवाल आए, तीनों इंटरेस्टिंग थे, तीनों को गिफ्ट की जाती है, क्योंकि आज हमारी लास्ट ट्रांसमिशन है। तो मैं एक तो बहुत मशकूर हूँ आपका कि 1 महीना हमने जो थ्रू आउट ट्रांसमिशन की, आपकी तजर्बाकारी, तज्जियाकारी से हम जो मुफीद हुए, वो जो बातें हमने की उसी के मुताबिक फैक्ट्स हमें देखने को मिले, तो इससे बहुत कुछ सीखा। तो मैं आज आपका बेसिकली नहीं मैं आप सबका मशकूर हूँ, पूरी टीम का। अगर इस प्रोग्राम को सक्सेस मिली है तो वो आप लोगों की वजह से है। मैं तो आप समझ लें एक माउथ था ना आपके साथ बैठ के प्रोग्राम आपकी वजह से था। आप सो बेसिकली सब ने बहुत तैयारी की, और मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा प्रोफेशनल्स हैं, और चैनल का भी मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इस बड़े इवेंट में कि इनके चैनल पर बैठूँ। और जो मज़ेदारी की चीज़, जो मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ इंजॉय की है कि हमने सिर्फ क्रिकेट को फोकस किया है, हम कोई इधर उधर नहीं गए। अगर इधर उधर गए भी हैं तो वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए गए। सो इस चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया कि जिस चीज़ के लिए हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया था, हमने उसी के मुताबिक काम किया, और सबने बहुत मेहनत और की। एम ये था कि हम खेल के ऊपर बात करें। तो मैं अपनी टीम की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से और अपने नाजरीन की तरफ से आपका मशकूर हूँ। मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूं। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि पूरा महीना आपने ट्रांसमिशन को खूब एंजॉय किया होगा। यूं ही क्रिकेट को एंजॉय करते रहिए, ज़िंदगियों में अपनी बेहतरी लाते रहिए। बहुत मशकूर हैं आपके कि आप हमसे जुड़े रहे। मुझे और आमिर सुहेल साहब को इस ट्रांसमिशन से दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने